दोस्तों, आज की कहानी एक दुल्हन की है जो कि दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन के बेस में वो एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा थी। दरअसल कहानी 40 साल पुरानी है और कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है। उड़ीसा में एक छोटा सा गांव 40 साल पहले वहां पर एक लड़का रहा करता था अपने परिवार के साथ, जिसका नाम था शांतनु। लड़के की उम्र तकरीबन 20 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं की थी। वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी का काम किया करता था। वो घर में सबसे बड़ा बेटा था और उसके 2 छोटे भाई और बहन हुआ करते थे। घर में माता पिता, शांतनु और उसके 2 छोटे भाई और बहन, 5 जनों का ये परिवार खेती बाड़ी करके हंसी खुशी रहता था। 40 साल पहले उड़ीसा के छोटे छोटे गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी और शाम ढलते ही हर तरफ अंधेरा भी छा जाता था। हाँ, लोगों के घर में लालटेन हुआ करते थे, लेकिन अभी के समय में जितनी फैसिलिटीज़ छोटे छोटे गांव में मिलती है वो सब तब नहीं हुआ करता था। और पहले कम उम्र में भी लड़का और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो शांतनु की उम्र भी 20 साल की हो चुकी थी। फिर माँ बाप ने सोचा कि क्यों ना शांतनु की शादी कर दी जाए, क्योंकि 20 साल का हो चुका है, बड़ा हो चुका है और खेती बाड़ी के काम में भी मन लगा रहा है, तो उसकी शादी कर दी जाए। फिर कई सारी लड़कियां उसके लिए देखने लगे माँ बाप, लेकिन कोई भी लड़की शांतनु को पसंद नहीं आई। उसे चाहिए था कि एक बहुत ही घरेलू अच्छे स्वभाव की लड़की। फिर शांतनु एक दिन दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे अचानक से एक लड़की नज़र आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही शांत स्वभाव की भी थी। तो शांतनु आकर अपने घर पर अपने माता पिता से कहता है कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। फिर जब माता पिता लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, शांत स्वभाव की है। इसके साथ वो उनकी ही जात की थी और उड़ीसा में पहले यानी 40 साल पहले जात पात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था शादी के समय। तो उनकी ही जात की थी। तो फिर रिश्ता गया शांतनु की ओर से, उसके घर वालों की ओर से लड़की के घर पर, और वहाँ पर शादी पक्की हो गई। फिर 1 महीने बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब शांतनु के घर में शहनाई बजी और शादी का दिन आते ही बारात भी निकलने लगी। फिर अच्छे से शादी भी हो गई। तब के समय में ऐसे गाड़ी पर कोई भी दूल्हा नहीं जाया करता था उड़ीसा में। दूल्हा के लिए भी एक सवारी वहाँ पर डोली जैसे बनाई जाती थी और डोली पर बैठाकर दूल्हे को ले जाया जाता था। फिर जब दुल्हन विदा होकर आती थी तो उसके लिए भी एक डोली बनाई जाती थी जिस पर दुल्हन बैठकर आती थी। जब शादी हो जाती है, विदाई का समय आता है तो बहुत ही ज़्यादा रोना धोना होता है और पहले दूल्हे को उसकी डोली पर बिठाकर लोग ले जाते हैं उसकी घर की ओर। फिर बाद में दुल्हन को उसकी डोली पे बिठाया जाता है और 4 लोग उस डोली को पकड़कर उठाते हैं। फिर दुल्हन को भी ले जाने लगते हैं। वैसे बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी गर्मी का मौसम था उस समय में, और जब 4 लोग एक डोली उठाएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट तो होने ही लगेगी। थोड़ी दूर जाते ही थकावट बहुत ज़्यादा हो गई और एक आम का पेड़ देखकर उन चारों लोगों ने, फिर वहीं पास में एक कुआं भी था, कुएं से वो लोग पानी निकाल कर भी पीने लगे। उन्होंने दुल्हन को भी पूछा कि बेटा, तुम्हें अगर पानी पीना है तो थोड़ा सा पानी पी लो। दुल्हन ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। हाँ, पानी ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन तभी आम के पेड़ में एक बहुत ही भयंकर सी आत्मा होती है। वो आत्मा भी एक दुल्हन की ही होती है। दरअसल वो आत्मा 20 साल पुरानी थी और 20 साल पहले एक लड़की की मृत्यु उसी जगह पर हो गई थी। एक लड़की की शादी होती है और विदाई के समय वो उसी जगह पर आकर पहुंचते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि अचानक से लड़के की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा उसी आम के पेड़ में भी रह जाती है। ये बात 20 साल पुरानी थी और उसकी आत्मा वहीं पर रह रही थी। फिर अचानक से जब उस भयंकर सी आत्मा ने उस दुल्हन को देखा डोली पर बैठे हुए,
तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी दुल्हन के रूप में इसी के शरीर में प्रवेश करके इसके ससुराल चली जाऊं, क्योंकि मैं तो अपने ससुराल नहीं पहुंच पाई, रास्ते में ही मेरी मृत्यु हो गई। फिर क्यों ना मैं इसी के जरिए अपनी मनोकामना भी पूरी कर लूं। फिर वो आत्मा आकर डोली के अंदर घुस जाती है और उस लड़की के शरीर में प्रवेश करती है जो कि दुल्हन बनी हुई थी, और दुल्हन को कुछ भी पता नहीं चलता। फिर आत्मा जाती है उस दुल्हन के शरीर में घुसकर उसके ससुराल। शांतनु के घर पर पहुंचने के बाद दुल्हन का स्वागत किया जाता है। उड़ीसा में सुहागरात शादी के 4 दिन बाद मनाई जाती है और 4 दिनों तक लड़का और लड़की को अलग अलग कमरे में रखा भी जाता है और उसके बीच काफ़ी सारे रिचुअल्स भी मनाए जाते हैं। तो जब शादी की पहली रात आती है उस दिन कुछ रिचुअल्स नहीं होना था, तो उस दिन किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि दुल्हन के शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर चुकी है। दुल्हन किसी से कुछ भी नहीं कहती, खाना भी बिल्कुल थोड़ा सा खाती है और फिर सो जाती है। फिर जब दूसरे दिन आता है तब कई सारे रिचुअल्स भी मनाए जाते हैं और तब भी दुल्हन किसी से कोई बात नहीं करती, खाना बिल्कुल थोड़ा सा खाती है और फिर रात को सो जाती है। ऐसे ऐसे करके 4 दिन बीत जाते हैं और सारे रिचुअल्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर 4 दिन के बाद एक पूजा की जाती है और उस पूजा के बाद सुहागरात रात को मनाई जाती है। लेकिन जब शांतनु के कमरे में दुल्हन को भेजा जाता है तब असली रूप दिखाई देता है शांतनु को उस दुल्हन का। दुल्हन के चेहरे पर लंबा घूंघट था और दुल्हन जाकर एक कोने में बैठ जाती है। फिर अजीब सी आवाज़ वो निकालने लगती है। पहले तो शांतनु को ऐसा लगा कि हो सकता है कि दुल्हन नए घर में आई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, किसी से कोई बात नहीं करती, ढंग से खाना नहीं खाती, तो इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और तब तो वहाँ पर बिजली भी नहीं हुआ करती थी, एक छोटे से लालटेन में भला ऐसा क्या भी नज़र आएगा। फिर शांतनु धीरे से करके उस दुल्हन के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है, लेकिन दुल्हन उसे कोई भी बात नहीं कहती। फिर शांतनु को कुछ अजीब लगता है और वो अचानक से दुल्हन का घूंघट उठा देता है और देखकर डर जाता है कि दुल्हन के बेस में ये तो एक भयंकर सी आत्मा है और उसका चेहरा बिल्कुल अजीब सा, बहुत ही डरावना भी दिख रहा है। शांतनु ने जिस लड़की को देखकर पसंद किया था ये तो वो लड़की है ही नहीं। और तभी वो आत्मा उस दुल्हन के शरीर से कहती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं बस तुम्हारे घर पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगी, बस मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ। फिर शांतनु कहता है कि ये भला कैसी बात हुई, तुम एक आत्मा हो, मैं एक इंसान हूँ, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो तुम भला हमारे साथ कैसे रह सकती हो? कभी भी तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हो या फिर लोग तुम्हें देखकर डर भी सकते हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर कैसे रख सकता हूँ? तभी वो आत्मा कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे अपने घर पे नहीं रखना चाहते तो मैं तुम्हारे बगीचे के आम के पेड़ में रह जाऊंगी और जब भी मेरा मन करेगा तो मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश करूंगी। फिर शांतनु कहता है कि ये तो एक अजीब बात हो गई, तुम आम के पेड़ में रहना चाहती हो, रह सकती हो, लेकिन तुम मेरे पत्नी के शरीर में प्रवेश नहीं करोगी। तभी वो आत्मा कहती है कि अगर यही बात है तो ठीक है, तो फिर तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम तुम्हारे गांव में हर किसी को ये बताओ कि कोई भी अपने चूल्हे को उत्तर की दिशा की ओर नहीं रखेगा, हमेशा चूल्हे को दक्षिण की दिशा की ओर रखेगा। लेकिन उड़ीसा में ये नियम था कि हमेशा चूल्हे को उत्तर की दिशा की ओर ही रखा जाता है। फिर शांतनु कहता है कि अगर तुम्हारी शर्त यही है तो मैं कल से ही गांव वालों को मनाने की कोशिश करूंगा। तभी सुबह हो जाती है और शांतनु गांव के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन सब से ये बात कहता है, तो सभी शांतनु की बात मान जाते हैं क्योंकि शांतनु एक बहुत ही अच्छा लड़का था। गांव में उसे सभी प्यार करते थे और सभी चाहते थे कि शांतनु का परिवार अच्छे से रहे। तो सबने अपना चूल्हा उत्तर की दिशा से उठाकर दक्षिण की दिशा में बनाया और उसी पे सभी लोग रसोई करने लगे। ये सब देखकर
वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और शांतनु को कहती है कि तुमने मेरी बात रखी तो मैं भी तुम्हारी बात रखूंगी। मैं तुम्हारे ही बगीचे में आम के पेड़ के ऊपर रहूंगी और कभी भी तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को परेशान कभी भी करूंगी। लेकिन याद रहे, वो आम का पेड़ कभी भी कटना नहीं चाहिए और ना ही गिरना चाहिए। दोस्तों, उस दिन के बाद उस गांव में कभी भी किसी ने भी उत्तर की दिशा के ओर चूल्हा नहीं बनाया, हमेशा दक्षिण की दिशा के ओर ही चूल्हा बनाया। लेकिन दूसरे गांव में उसका उल्टा था, यानी सभी लोग उत्तर की दिशा के ओर चूल्हा बनाते थे। लेकिन उस गांव में लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और धीरे धीरे करके सभी लोग अमीर भी बनते गए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।